नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में बिना किसी एडवर्टीजमेंट के पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969608606089453864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। उत्तर प्रदेश लेखपाल की लिखित OMR बेस्ड वस्तुनिष्ठ परीक्षा के लिए हम यहाँ पर परीक्षा योजना में दिए गए क्रम संख्या 4 ग्राम्य समाज एवं विकास की वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। ग्राम्य समाज एवं विकास को 20 पार्ट में कंप्लीट करने का प्रयास किया जाएगा और हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के वीडियो अलग अलग होंगे। जिस प्रकार आपने अपनी राय रखी थी एक यूट्यूब वीडियो में जो कल अपलोड किया गया था कि किस तरीके से इसको प्रेजेंट किया जाए, ज़्यादातर कमेंट यही थे कि हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के वीडियोस अलग अलग रखे जाएँ। तो उसी क्रम में हिंदी माध्यम का ये प्रथम वीडियो है। पूरा कोर्स यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा हर हाल में, ठीक है। लेकिन अपेक्षित है कि आप प्रोत्साहित करते रहेंगे, वीडियो को लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, जिससे हम समयबद्ध तरीके से इसको प्रायोरिटी पर रखते हुए जल्दी से इसको कंप्लीट करवा दें। पेड ग्रुप शुरू हो चुका है लेखपाल का। आप इन नंबरों पर व्हाट्सएप करके, ज्ञान सर के नंबर पर व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ते हैं तो आपको नोट्स मिल जाएंगे और जो ये ग्राम समाज की वीडियो सीरीज चल रही है, ग्राम समाज विकास की, उसका पार्ट 1 दे दिया गया है PDF में ऑलरेडी पेड ग्रुप को, और आगे भी दे दिया जाएगा उनको। तो आज यहाँ पर शुरू कर रहे हैं ग्राम समाज विकास में ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में, यहाँ से पढ़ना हम लोग शुरू करेंगे। ये आज का पहला टॉपिक होगा। सारे टॉपिक कंप्लीट कराए जाएंगे 20 वीडियोस में और इनकी लेंथ इस तरीके की होगी जैसा पहला वीडियो रहेगा वैसे ही वीडियो की लेंथ आगे भी रहेगी 20 वीडियो तक, ठीक है। तो इसमें सिलेबस एक बार जल्दी से देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। सिलेबस में ज़्यादा कोई बदलाव नहीं है। अंतिम बार जब परीक्षा हुई थी 2015 में तो एक पॉइंट उसमें था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, उसको हटा दिया गया है। हालांकि इससे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि अगर आप देखेंगे ग्राम्य विकास योजनाएं प्रबंधन और बाकी में भी कहीं ना कहीं जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है वो शामिल हो जाता है अपने आप। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम को हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर। और जो चीज़ यहाँ पर ऐड की गई है वो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। ये पॉलिटी का पार्ट है वैसे भी, लेकिन इसको स्पेसिफिकली यहाँ पे लिखा गया है तो इसमें काफ़ी सारे फैक्ट हमको त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था या त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली के संदर्भ में कवर करना होगा। आपको बता दिया जाए कि सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है जिस हिसाब से लोग इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। किसी पर कोई कमेंट नहीं है, लेकिन कई सारी चीज़ें इसमें वो बताई गई हैं जो नहीं काम की हैं लेखपाल के सिलेबस की, और बहुत सारी चीज़ें वो छोड़ दी गई हैं जो बताई जानी चाहिए थी हर हाल में इन टॉपिक्स को कवर करने के लिए। ये बात आप कमेंट सेक्शन में खुद ही बताइएगा। शुरुआत करते हैं हमारा पहला टॉपिक ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में से। हिंदी माध्यम का वीडियो है तो यहाँ पर जो टेक्स्ट आपको दिख रहा है वो भी हिंदी माध्यम में दिखाई दे रहा होगा, देवनागरी में लिखा हुआ। और जब इंग्लिश मीडियम का वीडियो आएगा तो टेक्स्ट आपको इंग्लिश रोमन में दिखेगा और उसको समझाया जाएगा हिंदी और इंग्लिश मिक्स भाषा में। वो वीडियो भी लगातार आएंगे, चिंता मत करिएगा बिल्कुल इंग्लिश मीडियम वाले। ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में जब यहाँ पर हम शुरू करते हैं इसको समझना, तो सबसे पहले ग्राम शब्द आता है। एक एक शब्द पे फोकस करते हुए चलते हैं। ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में, तो विकास को अभी भूल जाइए, अभी फोकस करना है ग्राम पर। ग्राम या गाँव पर, हम गाँव कहते हैं, आम बोलचाल की भाषा में ग्राम होता है। क्या है ग्राम, सबसे पहले समझना जरूरी है, ठीक है। कई सारे लोगों ने कई सारी डेफिनेशंस बताई हैं, लेकिन जिनसे क्वेश्चन बन सकता है हमारे एग्जाम में वो ये है कि हमारे भारत की सरकार या फिर जो हमारी एजेंसीज हैं, बॉडीज़ हैं, वो ग्राम को कैसे डिफाइन करती हैं, ठीक है। तो भारतीय संदर्भ में जाने से पहले वैश्विक संदर्भ की भी एक झलक देख लेते हैं, बहुत डीप में नहीं। संयुक्त राज्य जनगणना ब्यूरो के अनुसार, ठीक है, विशिष्ट स्थान की जनसंख्या के आकार और घनत्व के आधार पर ग्रामीण समुदाय को परिभाषित किया जाता है, ठीक है। ये US में होता है, लेकिन भारत में कैसे होता है? भारत में जो ग्रामीण या फिर रूरल वर्ड आता है वो आमदनी के आधार पर आता है, ठीक है। ये ध्यान रखना जरूरी है। ये आम बोलचाल की भाषा में ग्रामीण जो है हम जनरली उसको इकोनॉमिकल सेंस में आजकल यूज़ करते हैं, ठीक। ऐसा क्यों है अभी बता देंगे। ग्राम का अर्थ आमदनी देने वाला गांव इस तरीके से माना जाता है, ठीक है। ऐसी ग्रामीण छवि में बड़ा गांव या छोटे गांवों का समूह भी हो सकता है, ठीक है। ये भी बनी बात हो गई। भारतीय जनगणना आयोग, ठीक है, इंडियन सेंसस कमीशन के अनुसार ग्राम एक ऐसा अस्तित्व है जिसकी पहचान उसके नाम से और उसकी एक निश्चित परिसीमा हो। ये परिभाषा पढ़ के कुछ महसूस कर पा रहे हैं आप? अगर आपने नगरीकरण पढ़ा है ज्योग्राफी में तो आपको पता होगा कि नगर को काफ़ी अच्छी तरीके से परिभाषित किया गया है और नगरों के प्रकार को भी भली भांति जो है बताया गया है। जिस आधार पर, जनसंख्या के आधार पर हो, जनसंख्या घनत्व के आधार पर हो, स्पष्ट हो जाता है कि शहर किसको कहेंगे। लेकिन ये जो परिभाषा दी हुई है ये बहुत मतलब वेग है, ठीक है। ग्राम एक अस्तित्व है जिसकी पहचान हो, परिसीमा हो, ये नहीं बनता है। भारत में ग्राम है, भारत में जो है ग्राम प्रधान देश कहते हैं। भारत का जो अस्तित्व है वो गाँवों से जुड़ा हुआ है, उसको अलग नहीं कर सकते आप जो है 2022 में भी। लेकिन क्यों ऐसा है कि लगातार गाँव की डेफिनेशन जब देनी होती है तो लोग दे नहीं पाते हैं, ठीक है। एक रूपता नहीं है डेफिनेशंस में, ठीक है। और इससे जुड़े फैक्ट जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो कौन कौन से हैं?
जब आप ये कहते हैं कि भारत में ग्राम को अच्छे से नहीं डिफाइन किया गया है, तो उसका एक कारण ये भी है कि भारत में जो परिभाषा है गांव की, वो ये है कि जो शहरी नहीं है, ठीक है, जो शहरातू नहीं है या फिर जो अर्बन नहीं है वही रूरल है। ये एक प्रचलित जो है भावना है, और ये कई डेफिनेशंस में आप देख सकते हैं। जैसे भारत की जनगणना 2001 में शहरी भारत को परिभाषित किया गया है, शहर को परिभाषित किया गया है, नगर को, ठीक। ग्रामीण क्षेत्र की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी। मतलब ये मान के चला जाता है कि अगर हमने शहर की परिभाषा दे दी है तो जो इन परिभाषा को पूरा नहीं करता है वो गाँव कहलाएगा, ठीक है। बनी बात तो यही है। तो इसमें जैसे कहा गया है कि एक अधिवास यदि 3 मानदंडों को पूरा करता है तो नगर कहलाएगा। जनगणना 2001 के अनुसार वो क्या है, 3 मानदंड, इसको भी देख लीजिए, ज्योग्राफी का पार्ट है, कोई नुकसान नहीं इसको देखने से। 5000 की न्यूनतम जनसंख्या है, और जनघनत्व जो है वो 400 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। मतलब एक वर्ग किलोमीटर में 400 व्यक्ति अगर निवास कर रहे हैं, इतना जनघनत्व है, तो उसको हम नगर कह सकते हैं। तीसरी एक इंपॉर्टेंट क्या है शर्त, वो ये है कि कम से कम 75% पुरुष आबादी जो है गैर कृषि गतिविधियों में संलग्न हो, ठीक है। ये तीनों अगर शर्तें पूरी कर लेगा कोई अधिवास तो वो नगर कहलाने लगेगा, ठीक है। भले ही उसमें जो है डेवलपमेंट हो या ना हो, या फिर अदर क्राइटेरिया फुलफिल करता हो या ना करता हो, अगर इतना है तो वो गांव भी नगर कहलाने लगेगा। और अगर ये क्राइटेरिया नहीं पूरे होते हैं और उसमें अगर जो है नगर पालिका, छावनी बोर्ड, अधिसूचित क्षेत्र या कोई भी वैधानिक अधिवास जो है नहीं है तो वो गांव कहलाएगा, ठीक है। और भी डेफिनेशंस रही हैं, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों को 49,000 से कम आबादी वाले क्षेत्रों को परिभाषित कर सकते हैं, ठीक। अब इन्होंने अपने हिसाब से दे दी अपनी डेफिनेशन गाँव की। भारत में गांव की जो सबसे पुरानी परिभाषा है वो दी गई थी योजना आयोग के द्वारा। ये किसी ने नहीं बताया है और ना कहीं लिखा है। योजना आयोग के अनुसार 15,000 की अधिकतम आबादी वाले नगर की प्रकृति को ग्रामीण मानते थे, ठीक है। योजना आयोग का मानना था कि अगर 15,000 से कम आबादी है तो उस अधिवास को हम लोग ग्रामीण या रूरल बोल सकते हैं। अब एनएसएसओ ने भी एक बार रूरल की डेफिनेशन दी थी। ये सब चीज़ें जो है पूछी जा सकती हैं, इसको एक बार जरूर नोट करिएगा। पेड ग्रुप वाली पीडीएफ में ये नहीं लिखा है, इसको हम सेकंड पार्ट में शामिल कर देंगे, ठीक है। ये डायरेक्टली पूछे जाने की नीड नहीं है, लेकिन चूंकि आप गांव की अवधारणा को समझेंगे तो बाकी सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ जाएंगी जब योजना भी पढ़ेंगे। तो एनएसएसओ ने ग्रामीण या फिर रूरल वर्ड को इस तरीके से डिफाइन किया कि अधिकतम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो नगर मान लेंगे, ठीक है। एनएसएसओ के अनुसार 400 व्यक्ति से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ग्रामीण कहलाने के लिए, ठीक है। और कोई नगर पालिका वगैरह भी नहीं होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद पुरुषों की कम से कम 75% कामकाजी आबादी कृषि और संबद्ध गतिविधियों में संलग्न हो, गैर कृषि नहीं, ध्यान रखिएगा। 75% से अधिक अगर पुरुष आबादी एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज में संलग्न है, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम का जनघनत्व है, तो वो एनएसएसओ के हिसाब से रूरल हुआ करता था। डेफिनेशन यहाँ पर काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है कि गांव क्या है, ठीक है। गांव की कोई स्पष्ट परिभाषा अभी तक नहीं दे सकता है भारत में, अलग अलग एजेंसीज की अलग अलग हैं, उनको आप याद करने का काम करिएगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं भारतीय संदर्भ में गाँव जैसा भी है, ज़्यादा है, कम जनसंख्या ज़्यादा है, अब यहाँ पर कैसे क्या क्या होता है उसको समझते हैं। भारतीय ग्रामों में भारी विविधता पाई जाती है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करिएगा कि ये गांव की विविधता के बारे में नहीं कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं आप मानेंगे कि गांव में जो है विविधता पाई जा रही है, मतलब गांवों में आपस में विविधता पाई जा रही है। यानी केरल का गांव जो है हर हाल में हरियाणा के किसी गाँव से बिल्कुल अलग आपको प्रतीत होगा देखने भर से ही, ठीक है। उत्तर प्रदेश का कोई गाँव राजस्थान के गाँव से अलग होगा, पंजाब के गाँव से अलग होगा, और कह सकते हैं आप कर्नाटक के गाँव से अलग दिखेगा, ठीक है। भारी विविधता आपस में पाई जा रही है, गांव के अंदर भारी विविधता नहीं पाई जाती है, याद रखिएगा। विविधता शहरों में पाई जाती है, वो आगे बताएंगे, ठीक। उसके बाद देखेंगे कि पंजाब में काफ़ी समृद्ध गांव आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। वहाँ जो लोग हैं वो कनाडा जाते हैं, धन बेचते हैं, ये सब चीज़ें आपको वैसे ही पता है, मीम के माध्यम से पता चल जाता है कि थोड़ा भी अगर कोई समृद्ध व्यक्ति है तो कनाडा जरूर जाता है पंजाब से, ऐसा कहते हैं। थोड़ा मतलब ये थोड़ा क्लीशी है, ठीक है। मतलब कि उदंती सी बन गई है कि अगर समृद्ध लड़का है तो कनाडा जरूर जाता है। तो जब पंजाब के गांवों की चर्चा की जाती है तो रिसर्चर्स इसको वृद्ध ग्राम बोलते हैं। वृद्ध ग्राम इसलिए बोलते हैं क्योंकि युवा आबादी तो विदेश चली गई या फिर बाहर कहीं अच्छे हिस्से में चली गई, और वो अपने गांवों में जो है पैसे भेज रहे हैं, तो वृद्ध आबादी रह गई गांव में, और जो युवा लोग हैं, युवा बच्चे हैं, वो सब चले गए विदेशों में, ठीक। और पैसा कमाने के बाद जब धरती पर वापस आ जाते हैं रिटायरमेंट लेकर के, तो फिर वहाँ पर वृद्ध आबादी बढ़ जाती है। तो लगातार वृद्ध आबादी बढ़ रही है और युवा जैसे जैसे बच्चे होते जा रहे हैं वो बाहर जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो लोग रह भी रहे हैं वो व्यावसायिक खेती वगैरह कर रहे हैं, तो मतलब पंजाब के ग्राम अपेक्षाकृत काफ़ी समृद्ध माने गए। दूसरी तरफ बिहार, ओडिशा और छत्तीसगढ़ निर्धन ग्राम है। अब वहाँ जो भी कारण हो, पॉलिटिकल हो सकते हैं, ज्योग्राफिकल फीचर्स वहाँ पर अच्छे नहीं है, या फिर जैसे राजस्थान में पानी की कमी होती है तो शुष्क क्षेत्र है, तो वहाँ पर कृषि नहीं अच्छी है, मोटा अनाज उगाया जाता है, रोजगार के साधन कम है, प्रतिकूल पर्यावरण है, तो वहाँ पर गाँव हैं अच्छे नहीं है, डेवलप नहीं है, हरे भरे नहीं है, समृद्ध नहीं है, और धीरे धीरे लुप्त भी हो रहे हैं। यहाँ पर एक डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, सीमावर्ती ग्राम किसे बोलेंगे, आ सकता है एग्जाम में। तो छोटे बड़े शहरों के बाहरी हिस्सों में बसे ग्रामों को आप सीमावर्ती ग्राम बोलेंगे। छोटे या बड़े शहरों या फिर टाउन के बाहरी हिस्सों में बसे गाँव को आप सीमावर्ती ग्राम बोलेंगे। वहाँ पर ऐसे तेजी से बदलाव हो रहे हैं, ठीक है, कि उनकी मूल पहचान लुप्त होती जा रही है और एक ना एक दिन
भले ही कालांतर में वो एक ना एक दिन उसी शहर में शामिल हो जाएंगे, फिर वो सीमावर्ती ग्राम नहीं कहलाएंगे, वो शहर ही बन जाएंगे। जैसे आप देखेंगे कि दिल्ली का उदाहरण अगर लें तो आप देखेंगे मॉडर्न इंडिया में आज़ादी के समय वगैरह में, या फिर थोड़ा सा आप और पीछे जाएंगे तो वजीरपुर, पड़पड़गंज, मोहम्मदपुर, चंद्रवाल, ये सब जो रिहायशी कॉलोनियाँ पहले गाँव हुआ करते थे दिल्ली के पास, लेकिन वो सीमावर्ती ग्राम बन गए जैसे जैसे दिल्ली एक राजधानी के रूप में डेवलप हुआ और धीरे धीरे पूरी तरीके से विस्तृत शहरी हो गए। वहाँ के लोग शहरी हुए इस तरीके से कि उनका पूरा बदल ही गया आसपास का माहौल, ठीक है। वो गांव में रहते थे लेकिन गांव ही जब शहर हो गया तो शहरी कहलाने लगे, ठीक। देन इसके बाद एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक राज्य से दूसरे राज्य आप जाएंगे तो हर ग्राम की जीवन शैली, भाषा और रहन सहन ये सब आपको अलग देखने को मिलेगा, ठीक है। और भारी विविधता स्वाभाविक है क्योंकि भारत जो है एक मिनी वर्ल्ड कहते हैं, लिखते हैं इसको, ठीक है। भारत के ग्रामों में इतनी विविधता है, लेकिन हम भारतीय संदर्भ में अगर पढ़ रहे हैं गांवों को तो कुछ कुछ फीचर्स हमको कॉमन निकालने पड़ेंगे, वो अभी आगे हम देखेंगे। लेकिन पहले एक टोटल वर्ड जो है ग्रामीण, ग्राम, देहात, इनको अलग अलग कर लेते हैं। जैसे ग्रामीण शब्द का अर्थ ग्राम, देहात या लोक समाज के अदले बदले हम लोग प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। मतलब गाँव की जगह देहात भी कर दिया तो लोग समझ जाते हैं उत्तर भारत में। लेकिन समाज शास्त्रीय साहित्य में ग्रामीण समाज के लिए इन शब्दों में सबसे ज़्यादा हम ग्राम शब्द ही प्रयोग करेंगे, यानी कि सोशोलॉजिकल टर्म्स में अगर आप विलेज लिखेंगे तो विलेज ही लिखेंगे, फिर उसको आप देहात या फिर कंट्री साइड नहीं लिख सकते हैं। जैसे देहात का जो काउंटर पार्ट इंग्लिश मीडियम में लिया जाता है वो कंट्री साइड बोलते हैं, ठीक है। कुछ सुना होगा आपने कि कंट्री साइड वहाँ लोग घूमने जाते हैं। कंट्री साइड क्यों जाते हैं भाई पश्चिमी जगत में? वो इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, कंट्री साइड वहाँ दूसरा होता है, वहाँ गाँव, मतलब कंट्री साइड वहाँ जो मतलब पश्चिमी जगत का, वहाँ खेत नहीं होंगे, वहाँ बस ये होगा कि भीड़ भाड़ कम होगी, शांत माहौल होगा, और वहाँ पे जो है पब वगैरह भी होते हैं, मनोरंजन के साधन सब होते हैं जो शहर में होते हैं, लेकिन व्यस्तता कम देखने को मिलती है। तो लोग अपना मनोरंजन करने, आमोद प्रमोद करने कंट्री साइड जाते हैं पश्चिमी जगत में, लेकिन वो हमारे गाँव से बिल्कुल भिन्न है। तो कंट्री साइड का डिस्कशन हो गया। फोक की बात कर लेते हैं, FOL के, लोक। ये शब्द अगर हम देखें तो किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया किसी ने नहीं है, लेकिन ये रॉबर्ट रेडफील्ड के जो वर्क्स हैं उसमें पॉपुलर हुआ था ये शब्द फोक, ठीक। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि फोक वर्ड पॉपुलर किसने किया था, तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने। इसका अर्थ क्या होता है? फोक वर्ड का मतलब होता है छोटी पारंपरिक सजातीय समुदाय। तो आप ध्यान रखेंगे कि हम मतलब ग्रामीण भारत की अगर बात कर रहे हैं तो उसमें सजातीयता एक महत्वपूर्ण लक्षण है, ठीक। सजातीयता देखने को मिलती है, वो आगे भी और विस्तार से चर्चा करेंगे जब जनजाति, कृषक वगैरह इन सभी समुदायों की बात करेंगे। लेकिन अभी से आप ये नोट करिए कि छोटी पारंपरिक सजातीय, जो अंडरलाइन वर्ड है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए कि भारतीय ग्राम समाज या फिर एक नॉर्मल ग्राम समाज में क्या फीचर होते हैं? सजातीयता देखने को मिलती है, ठीक। लोक समाज का निहितार्थ क्या है? पारंपरिक और समान जाति से गठित समाज है। ज़्यादातर लोग जो है समान जाति के होते हैं, एक दूसरे को जानते पहचानते हैं। अब रेडफील्ड के अनुसार इसका अर्थ क्या है कि सदस्य अपनी मूल विरासत से संतुष्ट हैं और ग्रामीण समाज की तुलना में मतलब ये शहरी समाज भविष्य की ओर उन्मुख है। शहरी समाज हमेशा चाहता है कि हम आगे बढ़ें, जबकि ये लक्षण नहीं मिलता है ग्रामीण समाज में। और ये केवल भारत की बारे में जो है बात नहीं की जा रही है, जनरली सेंस में एक गाँव की बात की जा रही है कि गाँव के लोग संतुष्ट हैं जो उनके पास है, जो उनके पास ज़मीन है, जो उनकी परंपरा है, जो उनके पूर्वजों ने सिखाया है, जीवन जीने की कला, वो उससे संतुष्ट है। वो ये नहीं चाहते हैं कि कल को हमारे पास जो है रॉयल इनफील्ड वाली बुलेट हो, या फिर थॉर वाली गाड़ी हो, या फिर हमारे पास 5 किलो सोना हो। उनको नहीं चाहिए। उनके पूर्वजों ने जैसा सिखाया है, जो उनके पूर्वजों के पास था, जितना नहीं था, उससे वो संतुष्ट हैं। वो आगे बढ़ने की अपेक्षा जो अपने पुराने जो तत्व हैं उनको मेंटेन करने की ओर सोचते हैं। ये फर्क होता है मेनली गांव और शहर में रेडफील्ड के अनुसार, ठीक। ग्रामीण समाज शब्द को अब हम समझ लेते हैं। ग्राम, ग्रामीण, ये सब समझ में आ गया। ऑफिशियल डेफिनेशन भी, सोशोलॉजिकल डेफिनेशन भी। अब आ जाते हैं ग्रामीण समाज कैसे बनता है सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जरूरी है समझना, ताकि जब आगे की योजनाएं आएंगी, योजनाएं क्यों सक्सेसफुल हुई, क्यों नहीं हुई, ये भी समझने में हेल्प करेगी ये चीज़। तो शुरू करते हैं। समाजशास्त्र की दृष्टि से ग्रामीण समाज का अभिप्राय क्या होता है, ठीक है। शहरी समाज की तुलना में एक छोटा समाज होता है, आबादी कम होती है। तो आप जान गए, क्योंकि ऑफिशियल डेफिनेशन में भी दिया गया है कि आबादी लिमिटेड होनी चाहिए, ठीक। ऐसा नहीं हो सकता कि 1 लाख की आबादी है वो गाँव है, ऐसा नहीं होगा। इसका भौगोलिक क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वहाँ पर पुलिस थाना, अस्पताल, स्कूल, डाकघर, क्लब आदि सुविधाएं हो भी सकती हैं, लेकिन अधिक नहीं होती हैं। अभी ये जो डेफिनेशन है ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट कर सकती है आपको, क्योंकि जैसे जैसे हमारे इंडिया में इस समय जो शाइनिंग इंडिया वाला पार्ट है, ऐसे बहुत सारे गांव हैं जिसमें मूलभूत सुविधा अभी भी नहीं है, लाइट तक नहीं है। लेकिन कई सारे गांव ऐसे हैं जिसमें शहर से भी ज़्यादा उन्नत सुविधाएं हैं, लोगों के पास स्मार्टफोन है, कैशलेस विलेजेस बन चुके हैं डिमोनेटाइजेशन के बाद। तो थोड़े अपवाद जरूर हैं। तो खाली ये कह देना कि गाँव में अस्पताल, थाना, पुलिस नहीं होता, ये नहीं सही है, लेकिन सारे में होता है ये कहना भी गलत है, ठीक। तो छोटा समाज है, दायरा सीमित है, आबादी कम है, और सारी सुविधाएं जो शहर में हो सकती हैं उन्हें देखने को मिलेंगी, ये बात ध्यान रखना है। ग्रामीण आबादी अपेक्षाकृत कम होती है, सामाजिक परिस्थिति यानी सोशल स्टेटस के अनुसार ग्रुप बना करके रहते हैं, ठीक है। और ये जो है सभी तरह के ग्रामों के बारे में बात हो रही है। भारत में तो ऐसा होता ही होता है, लेकिन अन्य जगह भी जहाँ पर गांव की अवधारणा है किसी भी कंट्री में, वहाँ यही होता है कि सोशल स्टेटस के आधार पर लोग पास पास रहते हैं। और सोपान क्रम यानी कि जो उनका वर्गीकरण होता है किसी भी
किसी भी आप डिटर्मिनेंट से मान सकते हैं, चाहे इकोनॉमिकल से, चाहे सोशल एस्पेक्ट से। तो छोटी परिस्थिति के लोग जो है अलग थलग रहते हैं थोड़ा, ठीक है। आमतौर पर ग्रामीण व्यक्तियों का बड़ा भाग खेती बाड़ी का काम करता है। भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि ग्रामीण आबादी का मतलब है कि वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर या अलाइड एक्टिविटीज़ से लगे होते हैं, ठीक है। रोजी रोटी कमाने का मुख्य साधन खेती बाड़ी होता है, भारत के लिए एक इंपॉर्टेंट फीचर है। इसके अलावा ग्रामीण समाज में कुछ अन्य वर्ग होते हैं, जैसे कला शिल्प धंधे में लगे हुए लोग, कारीगर, दस्तकार होते हैं, लेकिन वो भी खाद्यान्न और अनाजों के लिए किसानों से अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान करते पाए जाते हैं और कहीं कहीं पर खुद भी मानसून के सीजन में खेती वगैरह करते पाए जा सकते हैं। ग्रामीण समाज में ऐसे हुनर वाले यानी कि कारीगर, शिल्पकार टाइप के लोग जो होते हैं वो पूर्णकालिक या अल्पकालिक रूप से काम करते हैं। जैसे मानसून के दौरान कुछ दस्तकार खेती बाड़ी भी करने में लगते हैं, ठीक है, जैसे हमने आपको भी बताया। और छोटे किसानों के कृषि उत्पाद उनकी अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करने में काम आते हैं, ठीक है। अभी तो सब चीज़ें पैसे में बेची जाती है, लेकिन आप देखेंगे कि पहले अगर कोई कारीगर है तो वो कुर्सी बना करके अगर किसान को दे रहा है तो किसान उसके बदले में अनाज ही देता था, पैसे नहीं देता था, बार्टर सिस्टम होता था। अभी उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। ग्रामीण समाज को पारंपरिक रीति रिवाजों और लोक शैलियों का खजाना माना जाता है, इस पर कोई शक नहीं है। परंपरा और रीति रिवाज और लोक शैलियों का खजाना इसलिए है क्योंकि खजाना तभी भरता है किसी कोष में जब उसको लगातार खर्च नहीं किया जाता। समझ रहे हैं? मतलब पारंपरिक रीति रिवाज, लोक शैली इसीलिए संरक्षित है क्योंकि उनको बार बार बदलने का और परिष्कृत करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, ठीक। गांव में अगर किसी ने कह दिया कि जो विवाहिताएं हैं या विवाहित स्त्री है उसको घूंघट करना है, तो सभी लोग उस बात को मानने लगते हैं। अब ये गलत है कि सही है, इस पर विचार नहीं करते हैं वो लोग ज़्यादा। तो ये घूंघट वाली बात हो गई, तो खैर सोशल इविल है। मान लीजिए कोई अच्छी बात है, मान लीजिए बड़ों का सम्मान करना अच्छी बात है, लो तो वो ये परंपरा है, ये संरक्षित रहती है क्योंकि इसको बदलने का प्रयास नहीं करते हैं कि कम सम्मान करें कल से, कि अब ये सम्मान बढ़ता जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, समय बदल रहा है, ऐसा कुछ नहीं मानते हैं। ग्रामीण शैली में जो जैसा चल रहा है उसको परिष्कृत करने की जगह उसे ही मेंटेन करने का प्रयास किया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा नहीं होता कि केवल शहरीकरण जो है इन मूल्यों का क्षरण करता है। ऐसा नहीं कि हर मामले में ये जो सांस्कृतिक मूल्य हैं ये खराब ही होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सांस्कृतिक मूल्य शहर में ही चले जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए ग्राम का विकास हुआ लेकिन वो अपनी लोक शैलियों को और पारंपरिक रीति रिवाजों को संरक्षित रखे हुए हैं, तो शहरी होने के बावजूद भी उनको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो भारत में जब हम ये कहते हैं कि 3/4 भाग गांवों में बसा है, तो ये मानते हैं कि जो है मतलब ये नगरीकरण कम जरूर है, ये भी है, लेकिन जो समाज और सभ्यता के जो मौलिक मूल्य हैं वो ग्रामों में ही संरक्षित है, ठीक है। मतलब एक बार शहरी व्यक्ति अपने मूल्यों को भूल सकता है, लेकिन गाँवों में ऐसा जनरली नहीं होता है कि लोग अपने पुराने रीति रिवाज भूल जाएं या उसको ना मानें, ठीक है। तो इसके साथ स्कॉलर्स ने क्या लिखा है कि भारतीय ग्रामों को जब तक नहीं समझ लिया जाता तो भारत की आत्मा को नहीं समझा जा सकता है। अब यहाँ पर पीजेंट्स और जो ट्राइब है उनमें क्या अंतर है ये समझ लेना जरूरी है भारतीय संदर्भ में। ग्रामीण समाज, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है, कि विविध प्रकार के ग्रामों और उनकी संस्कृतियों का मिला जुला रूप होता है, सजातीयता पाई जाती है। आमतौर पर ग्रामीण समाज कृषि प्रधान होता है, ये भी हमने समझ लिया, और कुछ शिल्पकार, दस्तकार, व्यावसायिक समूह भी रहते हैं जो कृषि पर ही निर्भर रहते हैं, या फिर पहले रहते थे, अभी भी रहते हैं। अब तो खैर इंडिपेंडेंट हैं, वो अपना सामान बेच सकते हैं ऐप के माध्यम से भी, ट्राइबल लोग, लेकिन ये थोड़ा सीमित दायरा है। लेकिन ग्राम में केवल वही लोग नहीं होते हैं, कुछ अन्य समुदाय भी होते हैं जिसे जनजातियाँ कहते हैं। अब जनजातियाँ क्या है, वो कैसे कृषकों से अलग हैं, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये नहीं मानना है कि जनजातियाँ अगर जहाँ रहती हैं तो वहाँ किसान नहीं रह सकते, किसान जहाँ रहते हैं वहाँ जनजातियाँ नहीं रह सकती हैं, ऐसा नहीं है। लगातार जनजातियाँ और किसान एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाते हुए रहते हुए आ रहे हैं, ठीक। अब परिभाषा के आधार पर जनजाति को अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो हमारे यहाँ पर डिफाइन तो करा गया है आर्टिकल नंबर 342 में अधिसूचित कर देते हैं अगर किसी जनजाति को, तो उसको अनुसूचित जनजाति बोलने लगते हैं। इस तरह की पहली अधिसूचना कब आई थी? 1950 में। राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जाति का दर्जा पाने के लिए जाति की विशेषताओं पर गौर किया जाता है, जैसे कि पुरातन विशेषता, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक रूप से जनजाति अलग थलग रहती है, ये बहुत ज़रूरी एक फीचर होता है। उनके अपने कस्टम्स होते हैं, उनकी अपनी अवधारणाएं होती हैं, उनके अपने रिवाज होते हैं, उनके अपने भगवान होते हैं, ये सब। सामाजिक और आर्थिक रूप से जाति पिछड़ापन भी देखा जाता है, ठीक है। अगर कोई जो है आगे आ गई है, मुख्य धारा में शामिल हो गई, तो फिर उसको अनुसूचित जनजाति नहीं माना जाता है। फिर जनजाति की उपर्युक्त उल्लिखित परिभाषा से स्पष्ट है कि ये बहुत ज़रूरी फीचर है कि वो अलग थलग रहते हैं, ठीक है। मतलब अपने समुदाय में ही मस्त रहते हैं। वो कृषकों के साथ संबंध जरूर स्थापित करते हैं, उनका अनाज खरीद रहे हैं, उनको अपने सामान दे रहे हैं, अपना कुछ बदले कुछ उनका काम कर रहे हैं, वो सब ठीक है, लेकिन उनका जो विशेष जो गुण है वो यही होता है कि अलग थलग रहते हैं। तो जनजातियों की अपनी मूल संस्कृति होती है और अन्य समुदायों की संस्कृति से कम मेल खाती है, ठीक है। जनजातीय समुदायों को सांस्कृतिक पृथक समूह भी कहा जाता है, यानी कि कल्चरली ये थोड़े अलग रहते हैं, ठीक है, कल्चरली यूनिक होते हैं, ठीक है। बाहरी जगत का अध्ययन किए बिना जातीय समाज को समझा जा सकता है, ठीक है। मतलब कि किसी एक जनजाति का फीचर दूसरी जनजाति से बिल्कुल अलग हो सकता है, ठीक है। उनका जगत जो है जनजाति का पूरा जो मतलब कुल मिलाकर उनका ज्ञान, उनका तर्क, उनका रेशनल, उनके रहन सहन जो है एक छोटे से दायरे पर सीमित रहता है, यानी कि एक गोला बना दिया, अब इसमें जो भी नियम कस्टम है वो लोग मानते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि वो भारतीय संविधान को फॉलो करें,
जनजातियां जो अपना सांस्कृतिक पक्ष है उसको अच्छे से फॉलो करती हैं और वो भारतीय संविधान को कई बार नहीं भी मानते हैं, ठीक है। मतलब कि उनका अपना कस्टम होता है, उसी को फॉलो करते हैं और ना ही अपना दायरा बढ़ाते हैं। मतलब जो भी उनका कस्टम है कि जो है पैसा कैसे आएगा, खाना कैसे आएगा, विवाह कैसे होगा, वो उसी को फॉलो करते हैं। कई बार जो भारतीय संविधान मानता है उसको नहीं फॉलो करते हैं। तो जनजातीय समाज अपने आप में एक पूर्ण समाज होता है, ये काफ़ी ज़रूरी वर्ड है। उन्हें किसी बाहरी की ज़रूरत नहीं होती है। जब अपनी जनजाति के अपने रूल्स हैं तो अपने मस्त रहते हैं, उन्हें जो है कृषक से शादी करने की ज़रूरत नहीं है, भारतीय संविधान के अनुसार जो है चलने की ज़रूरत नहीं महसूस करते हैं, क्योंकि उनका अपना एक छोटा सा दायरा है, उसी में वो खुश रहते हैं। तो अब पीजेंट यानी कि कृषक वर्ड को समझ लेते हैं। रॉबर्ट रेडफील्ड के ही वर्क्स में कृषक वर्ड को विशेषता प्राप्त हुई है। हालांकि सर्वप्रथम ये वर्ड यूज़ किया था किसान या कृषक A.L. क्रॉबर ने, ठीक है। इसको परिभाषित किया था कि कृषक कौन है। तो A.L. क्रॉबर ने जिस हिसाब से पीजेंट को जो है डिफाइन किया है वो क्या है कि कृषक निश्चित रूप से ग्रामीण होते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि उनका संबंध होता है शहरी बाजारों से, और एक बड़े जन समुदाय का एक ऐसा वर्ग होता है कृषक जो अक्सर शहरी केंद्र और कभी कभी महानगरों में भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक। और आंशिक संस्कृतियों सहित एक आंशिक समाज भी बनाते हैं, लेकिन क्योंकि इनका एक बड़ा वर्ग होता है जो खेती कर रहे हैं, उनकी संख्या ज़्यादा होती है कुल मिलाकर के। तो जनजातीय समुदायों की पृथकता, राजनीतिक स्वायत्ता और आत्मनिर्भरता नहीं होती है, लेकिन किसानों की स्थानीय इकाइयों में अस्मिता, एकजुटता और अपनी मिट्टी और पूजा पद्धतियों के प्रति लगाव अभी भी संरक्षित होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि किसान जो है वो जनजातीय समुदायों से कैसे अलग है कि वो बिल्कुल पृथकता में नहीं रहते हैं, आइसोलेशन में नहीं रहते हैं। अगर उन्हें ज़रूरत पड़ी तो वो नगर भी जाएंगे, महानगर भी जाएंगे अपना प्रोड्यूस बेचने या फिर किसी भी सिलसिले में, और बिल्कुल अलग थलग नहीं रहते हैं और आत्मनिर्भर नहीं होते पूरी तरीके की। मतलब अगर किसान है, वो अगर फसल उगा रहा है तो ऐसा नहीं सोचता है कि किसी से भी वो डील नहीं करेगा। अगर उन्हें अपनी फसल बेचनी है तो महानगर में जाके बेचेंगे। वो जनजातीय जो रूल्स होते हैं ऐसे नहीं, स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं कि किसी बाहरी से बात भी नहीं करेंगे जो उनकी भाषा नहीं जानता, ऐसा नहीं है। लेकिन इनकी स्थानीय इकाइयों में अस्मिता, एकजुटता पाई जाती है। और ये भारतीय ग्रामों का अभी एक फीचर जरूर ध्यान रखिएगा कि वी फीलिंग जो है, हम की भावना, अस्मिता, एकजुटता, अपनी मिट्टी, अपने भगवान, अपने डाइटीज़, पूजा पद्धतियों के प्रति लगाव उनमें सुरक्षित रहता है, ठीक है। तो ये एक समानता भी हो गई। जनजातियां पृथकता में रहती हैं, कृषक इस तरीके से नहीं रहते हैं। क्रोबर ने कहा है कि एकदम आइसोलेशन में किसान नहीं रहता है कभी, ठीक है। उसे ज़रूरत पड़ती है तो वो बीज खरीदने शहर भी जाएगा, ज़रूरत पड़ेगी तो अपना माल बेचने शहर भी जाएगा। तो किसान अगर गांव में रहता है तो वो क्या उगा सकता है? अनाज पानी उगा सकता है, लेकिन क्या वो कुर्सी उगा सकता है? क्या वो सोफ़ा उगा सकता है? नहीं। तो वो अतिरिक्त अनाज उगाता है जिससे उसे बेच करके कुर्सी, सोफ़ा जो भी चाहिए या फिर जो भी उपकरण चाहिए वो ला सके बाहर अपने अनाज को बेच करके, ठीक है। तो कृषक जो है शहरी बाजारों पर निर्भर होते हैं, ठीक। सैद्धांतिक रूप से जनजातीय समाज अपनी गुजर बसर के लिए मुख्यतः अन्न का उत्पादन करते हैं, ये बात बनी बात है, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और अन्न इतना अधिक नहीं होता है कि इसे बाजारों में बेचा जा सके। ये किसके लिए कहा जा रहा है? जनजातीय कृषकों के लिए। मतलब जो जनजाति जो है खेती का काम करती है वो उतना ही उगाते हैं जितना उनके परिवार को, उनके कुनबे को खाने की ज़रूरत होती है। वो बाहर बेचने के लिए कभी भी जनजातीय लोग अन्न नहीं उगाते हैं, ऐसा माना जाता है। अब कुछ जनजातियां भले ही मॉडर्न हो रही हों क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स काफ़ी प्रयास कर रही है, वो सब चीज़ें अलग की बात है, लेकिन मुख्यतः यही होता है कि जनजातियां अगर कृषि का कार्य कर रही हैं तो वो उतना ही उगाती हैं जितना उनको ज़रूरत है, वो बाहर बेचने के लिए नहीं जाते हैं, ठीक है। क्रोबर का कहना है कि कृषक आंशिक संस्कृति सहित एक आंशिक समाज बनाता है, क्योंकि ये कृषकों की पूरी सोसाइटी जो है दूसरी सोसाइटी से मिलने जुलने का काम करती रहती है, क्योंकि ऐसे ही जो है ज़िंदगी चलती है कि कृषक अगर जो है अन्न उगा रहा है तो हर जो भी अन्न खाता है, जो कि मनुष्य खाता है ये अन्न, तो उनको कृषकों की ज़रूरत पड़ती है, वो उसके बदले उन्हें पैसे देते हैं, या फिर पुराने ज़माने में बार्टर सिस्टम होता था, ठीक है। तो कृषकों से अर्ध समाज बनता है। ये किसने कहा था? जॉर्ज फ्रॉस्टर ने। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब जनजातियां बिल्कुल ही अलग रहती थीं। कई बार जनजातियों ने क्या किया कि खेतीबाड़ी का काम करना शुरू किया और जनजातीय कृषक बन गए, यानी कि अपनी परंपराओं को तो संरक्षित रखा लेकिन कृषक की तरीके आकर के गाँवों में बसने लगे और अन्य समुदायों को भी अपनी सेवाएं देने लगे, और इस तरीके से जनजातीय कृषक बन गए। तो किसानों का अपना पूरा गांव होता है, उसमें छोटे छोटे उनके समूह होते हैं, जबकि जनजातियां बहुत छोटे छोटे समूह बनाकर रहती हैं और समूह का हर व्यक्ति एक दूसरे को जानता है, ठीक है। तो सोशियोलॉजी में जहाँ पर व्यक्ति छोटे छोटे समूह बना करके रहते हैं और एक दूसरे से काफ़ी जुड़े रहते हैं, उनको हैमलेट कहा जाता है। हैमलेट वर्ड जो है भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में जनरली कई जगह हैमलेट को पुरावा बोलते हैं, पुरवा, ठीक है। एक हैमलेट किसी बड़े गांव का एक भाग हो सकता है। बड़े क्षेत्र में फैले बहुत से हैमलेटों के एक समूह को प्रशासनिक रूप से गांव भी कहा जा सकता है। तो हैमलेट जो है वो गांव से बड़ा होता है कि छोटा ही जान लीजिए, गांव से छोटा होता है, गांव का एक सब पार्ट मान सकते हैं आप हैमलेट को। भारत में जनजातियों से संबंधित जो समितियां बनी उनको एक बार जरूर लेना चाहिए आपको। जैसे सबसे पहली बनी थी काका साहब कालेकर आयोग 1953 में,
ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, ये आ भी चुका है। फिर उसके बाद एल्विन समिति बनी थी 1959 में। सारे वर्ष नहीं याद रख सकते तो कम से कम क्रोनोलॉजी जरूर याद रखिए। यू एन ढेबर कमेटी बनी थी, यू एन ढेबर कमेटी 1960 में। लोकूर कमेटी बनी थी 1965 में। इसकी स्थापना हुई थी अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करने के मानदंडों पर विचार करने के लिए। फिर पी शीलू आओ कमेटी बनी 1966 में। ठीक, फिर उसके बाद भूरिया समिति बनी 1991 में। भूरिया आयोग आया 2002 से 2004 तक। मुंगेकर समिति, फिर बंदोपाध्याय समिति। एक समिति 2013 में भी आई थी, उसका नाम आप हमको कमेंट करके बताइए जल्दी से।